चले भाई, नेक्स्ट वीडियो के लिए आ गए हैं। यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ भाई, पहले क्या किया था, फैराडे का लॉ और एसी जनरेटर। और इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे लेंज लॉ के बारे में। चलो, क्या तुम्हें पहले से पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए। मैक्सिमम कब होता है, जब बी और ए परपेंडिकुलर है। मिनिमम कब होता है, जब बी और ए पैरेलल है। और इसकी यूनिट होती है वेबर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं? बी और ए के बीच का एंगल एंड शेप ऑफ कॉइल। फैराडे का लॉ क्या कहता है? E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाई बी बाय डी टी। लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या कहता है? द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एज सच that it tends to produce a current that opposes any change in magnetic flux responsible for its production. चलो समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां देखो, अगर मैं इस कॉइल के पास नॉर्थ पोल को लेके जा रहा हूं तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसमें इंक्रीज कर रहा है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस कॉइल के अंदर जो करंट सेटअप हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्थ आ रहा है ना इसकी तरफ, इसके मोशन को उसे अपोज करना है। यानी कि नॉर्थ को अपोज करने के लिए नॉर्थ बन जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली, अगर मैं इस नॉर्थ को दूर लेके जा रहा हूं तो भाई ये दूर लेके जा रहा हूं, अब इसको कैसे अपोज करूं? साउथ बन जाते हैं। साउथ बन जाएगा यानी कि करंट साउथ बनने के लिए क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए। तो अब ये दूर जा रहा है तो दूर जाना भी गवारा नहीं है, तो इसके लिए क्या है, ये साउथ बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? यही यहां लिखा हुआ है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ना, लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहला केस देखते हैं जो हाइपोथेटिकल है। अब इस केस में हम क्या कहते हैं कि अगर ये जो कॉइल मेरे लिए, जब मैं नॉर्थ को लेके आ रहा हूं इसकी तरफ, अगर ये कॉइल जो है साउथ पोलैरिटी ले लेती है तो इसका मतलब बार मैग्नेट तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और उसका एक्सीलरेशन इंक्रीज करेगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी बार मैग्नेट की वो इंक्रीज करेगी और एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन ये तो यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। अब दूसरा केस लेते हैं जो एक्चुअल है। जब मैं नॉर्थ को लेके आया इसके नजदीक तो ये नॉर्थ बन गया। ठीक है, अब उस सिनेरियो में क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करेगा, तो बार मैग्नेट रिपेल हो रहा है। अब इस सिनेरियो में मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, बार मैग्नेट को यहां से और आगे ले जाने के लिए आई हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स टू मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। ठीक है, और ये वर्क जो होगा ये डिसिपेट होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। क्लियर? तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लेंज लॉ, यानी कि ये हाइपोथेटिकल केस और ये है एक्चुअल केस। आई होप आपको समझ आया होगा कि नॉर्थ क्यों बना, ये साउथ क्यों नहीं बना। चलो भाई, लेंज लॉ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तभी लेंज लॉ बेटर समझ आएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा था 2019 में। एक आयरन बार जो है फॉल्स थ्रू अ hollow region of a thick cylindrical shell made of copper experiences a retarding force. What can you conclude about the nature of iron bar? अब जरा ध्यान दो, जो आपके आयरन बार है जब वो सिलेंड्रिकल शेल से गिर रही है तो रिटार्डिंग फोर्स कब आएगी? जब उसके अंदर क्या होगा, लेंज लॉ के कारण करंट इंड्यूस होंगे। ठीक है, करंट इंड्यूस कब हो सकते हैं? जब बार वो आपकी बार जो है वो मैग्नेटिक हो। तो आंसर है कि बार आपका मैग्नेटिक है, क्योंकि लेंज लॉ के कारण उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं वो उसके कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बताना है भाई ये ए और बी की पोलैरिटी क्या है। तो भाई सबसे पहले ए के लिए मैं इसको देखूंगा। अब जरा देखो, नॉर्थ आ रहा है इस साइड, तो उसको अपोज करने के लिए नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और अब ये इस साइड आ रहा है तो इसके लिए बी आएगा, यानी कि साउथ बनेगा। तो इसका मतलब क्या है
कि ए हो गया आपका पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज के लिए और बी हो गया नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो मेटल रिंग है इन दोनों में आपने बताना है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या क्या है जब करंट इंक्रीज कर रहा है। अब जरा ध्यान दो, करंट इंक्रीज कर रहा है मतलब यूं इंक्रीज कर रहा है, इसको अपोज करना है। अगर इसे अपोज करना है तो इसको यूं जाना पड़ेगा ना, करंट को अपोज करने के लिए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर वाली रिंग के अंदर अगर मैं देखूं तो क्लॉकवाइज हो गया, क्योंकि अपोज कर रहा है ना, यूं यूं घूम के। ये देखो जब ये यहां से यूं आएगा तो ये अपोज कर रहा है, और नीचे वाली में इसको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा अपोज करने के लिए, क्योंकि अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो सेम ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें करंट के इंक्रीज को अपोज करने के लिए ऊपर वाले में क्लॉकवाइज फ्लो करता है, नीचे वाले में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा अब ये बार मैग्नेट इसमें मूव कर रहा है, मुझे बताना है इन दोनों में करंट की डायरेक्शन। अब जरा ध्यान दो, यहां से नॉर्थ दूर जा रहा है तो उसको नजदीक बुलाने के लिए यहां साउथ बनना चाहिए, साउथ मतलब क्लॉकवाइज, तो इसमें हो गया P2Q। अब यहां साउथ आ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए ये भी साउथ ही होना चाहिए, यानी कि C2D, ठीक है। तो इसमें P2Q एंड C2D, यानी कि क्लॉकवाइज दोनों में। अच्छा, a planar loop of rectangular shape is moved within the region of uniform magnetic field acting perpendicular to its plane. What is the direction and magnitude of current induced in it? No induced current, no direction, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो कोई चेंज तो आ ही नहीं रहा है फ्लक्स में, और फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे करंट दिया हुआ बी से ए कम हो रहा है, ठीक है, और मेरे से पूछा गया है कि इस लूप में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। अब जरा देखो, यहां हो रहा है कम, तो कम हो रहा है तो उसे तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। देखो, ज्यादा होगा तो अपोज करना है, कम होगा तो सपोर्ट करना है। अब सपोर्ट कैसे हो सकता है जब इसी की डायरेक्शन में जाया जाए, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज में देखो इसी की तरफ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहां देख सकते हो इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो रही है ना, तो वो इसीलिए सपोर्ट करने के लिए, यानी कि क्लॉकवाइज व्हेन इट इज डिक्रीजिंग। अगर ये इंक्रीज कर रहा होता तो एंटी क्लॉकवाइज होता। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ भाई, इसमें मेरे से पूछा है करंट इंक्रीज कर रहा है, याद करो तो पिछले। अब करंट इंक्रीज कर रहा है तो अपोज करना है, अपोज इसके ऑपोजिट यानी कि क्लॉकवाइज जाने में। सो इसमें होना चाहिए क्लॉकवाइज, करेक्ट है। अच्छा, अब इसने बोला है एक फ्लेक्सिबल वायर है इरेगुलर शेप का ABCD, ठीक है, इसको सर्कुलर बना दिया शेप में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मुझे बताना है कि इसमें इंड्यूस्ड करंट की क्या डायरेक्शन होगी, ठीक। तो भाई ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि ADC। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये देखो ये इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इसमें देखो ना, जब ये सर्कुलर बनेगा तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो उसको अपोज करने के लिए ऑपोजिट होना चाहिए, तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही होगा ना, क्योंकि ये तो स्ट्रेच कर रहा है तो इसको अपोज करने के लिए उल्टा। और अगर ये कम हो रहा होता तो मैं क्लॉकवाइज करता उसको बढ़ाने के लिए, ठीक। अच्छा, अब इसमें बोला लेंस लॉ के यूज करके बताओ कि ये जो ABCD अंदर जा रहा है तो उसमें क्या होगा। अब जरा देखो, ABCD अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है यानी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब जाएगा तो इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो मुझे क्या करना है, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग उसको अपोज करना है, और अपोज करने के लिए ये देखो ये यहां से अंदर आ रहा है तो मैं इसके ऑपोजिट जाऊंगा ना, यानी कि CDABC, सिंपल भाषा में कहूं तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है, यही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ट्रायंगुलर लूप है जिसको आप कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में एक से दूसरी पोजीशन पे ले गया तो इंड्यूस्ड करंट। बाय द वे कॉमन सेंस देखो, ये इसके अंदर, ये तो यूनिफॉर्म के अंदर मूव कर रहा है तो इसके तो फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आएगा, और अगर फ्लक्स में चेंज नहीं है
तो कोई करंट इंड्यूस ही नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब बोला है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए मेटल रिंग व्हेन द रिंग इज मूव टुवर्ड्स अ स्ट्रेट कंडक्टर विद कांस्टेंट स्पीड, और करंट की डायरेक्शन दी हुई है। तो भाई ये यहाँ क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो, और ये क्या है, ये देखो, ये आपका कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन, तो इसे क्या करना है, इसके साथ अपोज करना है ना। अपोज करने के लिए तो क्लॉकवाइज ही मूव करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फिर बताओ, अब डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो इसमें इसको सपोर्ट, यानी कि ये क्लॉकवाइज होगा और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसमें पी क्यू आर एस को अब क्या कर रहे हो, मूव्ड इनटू, यानी कि बाहर से अंदर लाया जा रहा है। अब अंदर लाया जा रहा है यानी कि इसका फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसको अपोज करना पड़ेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पी एस आर क्यू पी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बाहर निकाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हो तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो इसको सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि पी क्यू आर एस पी। ठीक, क्लॉकवाइज है। ठीक, क्योंकि डिक्रीज कर रहा था, हमें सपोर्ट करना है उसे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, डायग्राम देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि C1 और C2 में डायरेक्शन बतानी है। अब जरा ध्यान दो, ये नॉर्थ जा रहा है दूर, इसको अपोज करने के लिए ये साउथ बनेगा यानी कि क्लॉकवाइज। ये साउथ आ रहा नजदीक, इसको अपोज करने के लिए साउथ बनेगा यानी कि क्लॉकवाइज। सो दोनों के अंदर डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज बन रही है। ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर लूप दिए हुए हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट किस में होगा ये बताना है। ठीक है जी। अब ये होगा रेक्टेंगुलर के केस में, क्यों, सर्कुलर के केस में क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक, क्योंकि सर्कल के केस में यहाँ एरिया में डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा पार्ट बाहर निकलेगा फिर निकलेगा, जबकि रेक्टेंगल में पूरा एक रेक्टेंगुलर पार्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ईएमएफ जो है वो सर्कल में वेरी करेगा, ये और रेक्टेंगल में वेरी नहीं करेगा। ठीक है भाई। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बतानी है। पहला वाला अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है यानी कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो उसको अपोज करना यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए पहले वाले में तो। ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में बाहर जाना, उसको सपोर्ट करना यानी कि क्लॉकवाइज होना चाहिए। करेक्ट है दोनों। चलो भाई 18th क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक सर्कुलर लूप जो है, जो डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा और बाहर निकलेगा। तो बताओ कि इंड्यूस्ड करंट की क्या क्या डायरेक्शन होंगी। तो भाई ये जब ये अंदर जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, उसको अपोज करना है तो करंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये बाहर निकलेगा तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा तो उसे सपोर्ट करना है, तो उस केस में हो जाएगा क्लॉकवाइज। सो ये हो गया आपके आंसर। चलो जी, इस क्वेश्चन में इसमें बोला है कि इसमें इसको दूर लेके जा रहे हैं, तो बताओ इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन। इसके लिए मैग्नेटिज्म याद है, मैग्नेटिज्म में हमने कहा था कि अगर दो वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में होता तो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको दूर ले जा रहे हैं तो उसको अपोज करना है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें डायरेक्शन होगा करंट वाइज। क्यों, क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसको दूर ले जाने के मोशन को अपोज करना है। उसके लिए क्या होगा, दोनों वायर्स में अट्रैक्शन होना चाहिए, वो तभी हो सकता है जब करंट क्लॉकवाइज जाएगा। चलो जी, एक्नॉलेजमेंट, इसमें तो जो पिक्चर जहां से ली गई उसके लिए उनका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, वो है एडी करंट्स के ऊपर, और इसको दोबारा देखना ताकि, और क्वेश्चंस को ध्यान से दोबारा करना ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ आए। थैंक यू सो मच।